Assalamu alaikum dear students. This is me Muhammad Waleed Anjam and I hope all of you will be fine. Student, today we are going to discuss our next topic which is about first law of thermodynamics. First law of thermodynamics की स्टेटमेंट अगर हम देखें तो उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में in any thermodynamic process when heat Q is added to system, this heat energy changes the internal energy of system plus work done by the system on its surrounding. अगर हम इस स्टेटमेंट के मीनिंग्स को समझने की कोशिश करें तो हम ये कहते हैं कि किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में अगर हम हीट किसी सिस्टम को ऐड कर रहे हैं तो उस हीट एनर्जी की वजह से सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होगी वो चेंज हो जाएगी और प्लस वो सिस्टम कोई वर्क करने की सलाहियत भी रखता है। इस बात को समझने के लिए हम यहां पर एक छोटा सा वर्क और हीट का जो स्कीमेटिक है उसको अगर देखें तो हमें बड़ी आसानी से यह बात समझ आ जाएगी कि जब कभी भी किसी सिस्टम में हीट को आप ऐड करते हैं यानी कि हीट इनपुट पर प्रोवाइड करते हैं, यहां पर अगर देखें तो हम ये लिख सकते हैं ये हमारी इनपुट है और यहां हमें आउटपुट मिलेगी। ठीक है, अगर हम किसी सिस्टम में हीट को एज एन इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो उस हीट को स्टूडेंट हम हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, और इस हीट एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए अगर सिस्टम कोई वर्क परफॉर्म करता है तो सिस्टम खुद वर्क परफॉर्म करेगा किस पर, अपने सराउंडिंग्स पर। ये सिस्टम है, सपोज ये अपनी आउटपुट पर कोई वर्क परफॉर्म करता है तो उस वर्क को भी हम क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि वो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, सिस्टम वर्क कर रहा होगा अपनी सराउंडिंग्स पर। ठीक हो गया, यानी कि हम यहां से कॉन्सेप्ट ये लिख सकते हैं हीट इन एंड वर्क आउट, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव टर्म है। हीट इन एंड गेट वर्क आउट, ये हमारे पास अगर देखा जाए तो पॉजिटिव है कन्वेंशनल के अकॉर्डिंगली। ठीक हो गया, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो सिस्टम है उसमें से कोई हीट रिमूव कर दी जाए, यहां पर मैंने पढ़ा था हीट इज एडेड टू द सिस्टम, ऐड की थी। यहां हम कह रहे हैं कि अगर सिस्टम में से हीट को अगर आप विड्रॉ कर ले, निकाल ले, रिमूव कर दे तो उसी हीट को हम क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव, क्योंकि उसकी वजह से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में हम कहते हैं कि कोई चेंज जो आया होगा वो इस तरह से है कि हमने जब उसमें से हीट को रिमूव कर दिया तो उस वक्त वर्क डन ऑन द सिस्टम, जो सिस्टम में से आपने हीट रिमूव करनी है डेफिनेटली उसके लिए आपको सिस्टम पर वर्क करना पड़ेगा। तो हम यहां से ये कॉन्सेप्ट लेते हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, फिर ये होगा कि ये सिस्टम है, अगर इस सिस्टम पर वर्क हम खुद से परफॉर्म करें तो वो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाएगा और वो नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। ठीक हो गया, और उसकी वजह से सिस्टम में से हम कहते हैं अगर हीट
कोई भी हमने रिमूव की तो उसको भी हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो ये कन्वेंशन है, ये साइड पर आपकी सिग्मेटिक बनी भी हुई है बुक पर, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो यहां पर अगर हम इसी स्टेटमेंट की मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म कुछ इस तरह से होगी कि हमने जब भी किसी सिस्टम में हीट ऐड करनी है, ऐड तो वो पॉजिटिव कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली, तो उसकी वजह से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। डेल्टा यू स्टैंड्स फॉर द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, और सिस्टम कोई सलाहियत रखता होगा वर्क परफॉर्म करने की अपनी सराउंडिंग्स पर, तो वो वर्क आउटपुट पर जो हमें मिल रहा होगा वो भी पॉजिटिव होगा। तो ये हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली मैथमेटिकल फॉर्म बन जाती है। और अगर हम ये देखना चाहें कि इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया है, तो वो भी हम देख सकते हैं इसी इक्वेशन की मदद से। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो हमारे पास आई होगी वो किसके इक्वल होगी, तो वो हम मालूम कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ इसी इक्वेशन की मदद से कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू कि आपने हीट कितनी प्रोवाइड की और सिस्टम ने वर्क कितना किया, इन दोनों के डिफरेंस से हमें ये पता चल जाएगा कि उसकी इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया। अब स्टूडेंट ये जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है इसकी रीजन क्या है? कहते हैं इसकी रीजन ये है कि जब हम किसी सिस्टम को हीट अप करते हैं या हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट लिख लेते हैं रीजंस। ठीक है जी, रीजंस में हम लिखेंगे ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, या तो सिस्टम के टेम्परेचर में कोई चेंज आएगा, उसके बाद चेंज इन प्रेशर, उसके प्रेशर में कोई चेंज आएगा। ठीक हो गया, जिसकी वजह से सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी। और वो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी उसको हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं Q माइनस W की मदद से। ये हमारी एक्सप्लेनेशन बन जाती है इसी प्रोसेस की कि किस तरह से हम सिस्टम में हीट ऐड करते हैं और सिस्टम का जो टेम्परेचर है या प्रेशर है उसमें अगर कोई चेंज आ जाए तो हम कहते हैं उसकी इंटरनल एनर्जी भी डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। स्टेट फंक्शन है और उसके चेंज की वजह से हम ये कहते हैं कि अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो वही जो एनर्जी होगी इन द फॉर्म ऑफ द वर्क अपीयर हो जाएगी। तो हमारा रिजल्ट ये बन जाएगा। अब इसकी एग्जांपल्स हैं, इसी प्रोसेस की हमारे पास एग्जांपल्स हैं। कहता है जो हमारा सबसे पहला बुक में एग्जांपल कोट की गई है वो है जी वर्किंग ऑफ बाइसिकल पंप। कि अगर हम एक बाइसिकल पंप को एग्जांपल को देख लें तो हमारे पास जब कभी भी आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट, एक जो पंप होता है जैसे बलून में एयर को ब्लो करने के लिए हम जो हैंड पंप इस्तेमाल करते हैं, या बाइसिकल पंप साइकिल की जो ट्यूब है उसके अंदर हम एयर को भरने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, उसमें बेसिकली क्या होता है, एक साइलेंडर होता था, एक साइलेंडर के अंदर एक पिस्टन होता था और हम कहते हैं कि उसके अंदर जो भी कोई गैस है उसके ऊपर आप जब पिस्टन को पुश करते थे, इस तरह से पिस्टन को पुश करने से बेसिकली हम उस पर मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हम उस पर वर्क कर रहे हैं। तो वर्क हम बेसिकली कहां कर रहे थे, ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। उसकी वजह से क्या होता था कि हमारे पास उसी गैस की जो इंटरनल एनर्जी थी उसमें चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आएगा, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि हम ये कहेंगे उसका टेम्परेचर बढ़ गया, और अगर उसका टेम्परेचर बढ़ गया तो डेफिनेटली हम उस टेम्परेचर में जो चेंज आया है वो भी देख सकते हैं, वो भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसी बुक में एग्जांपल में वो ये बताता है कि अगर हम उस बाइसिकल पंप का जो आउटलेट है जहां से एयर ने बाहर निकलना है, अगर हम उसको ब्लॉक कर दें, ब्लॉक्ड आउटलेट की बात कर रहा है, तो क्या होगा कि जब आप उस पर वर्क करेंगे तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी में इजाफे की वजह से उसके टेम्परेचर में इजाफा जो हो जाएगा वो हम थर्मोकपल के जरिए से मॉनिटर कर सकते हैं। और उसी एग्जांपल में जो अगर आप डायग्राम देखें
तो डायग्राम में भी उसने ये बनाई हुई है बात, मैं यहाँ पर आपके लिए वो डायग्राम भी बना दूंगा कि हमारे पास जो बाइसिकल पंप है, जब आप उसको इस तरह से ये सपोज कर ले हमारे पास साइलेंडर है और इस साइलेंडर के अंदर हमारे पास ये जो देखें ये पिस्टन है और ये हमारे पास उसका वो पॉइंट है जहां से हम उसको पकड़कर पुश करते हैं इन एंड आउट, ठीक है जी। और यहां पर ही साइड पर यहां हमारे पास एक आउटलेट होता है जिसमें से हवा बाहर निकलनी है, ठीक हो गया स्टूडेंट। अगर हम इस आउटलेट को ही ब्लॉक कर देंगे तो यहाँ पर जो भी गैस होगी, जब आपने इस पिस्टन को पुश करना है, यहाँ इस तरफ पुश करना है, ठीक हो गया जी, वर्क होगा तो आपको वर्क करना पड़ेगा ना। तो वर्क अब आप सिस्टम के ऊपर कर रहे हैं, वर्क जब हम सिस्टम के ऊपर करेंगे तो इसकी इंटरनल एनर्जी में इजाफा हो जाएगा और इंटरनल एनर्जी में इजाफा हो जाएगा तो हम कहेंगे इसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा और उस टेम्परेचर को हम मॉनिटर भी कर सकते हैं किसके जरिए से, थर्मोकपल के जरिए। हमारी बुक में यहाँ पर उसने लिखा भी हुआ है कि अगर हम एक मल्टी वोल्ट मीटर लगा दें तो उसके जरिए से हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर की वजह से कितना जो वोल्टेज है वो प्रोड्यूस हुआ है। वो बहुत स्मॉल वैल्यू होगी मिली वोल्ट में, ठीक हो गया ना स्टूडेंट। तो ये हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं थर्मोकपल। मिली वोल्ट मीटर, ये हमारा एक छोटा सा सिग्माटिक बन जाता है। अब इसी तरह से हम इसके लिए अगर पॉइंट को लिख भी लें, पिस्टन इज पुश्ड, ठीक है जी, यानी कि आपने वर्क इज डन, ठीक हो गया। उस वर्क की वजह से चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा और उस इंटरनल एनर्जी में चेंज की वजह से टेम्परेचर में इजाफा होगा, जो हमने रीजन में लिखा है। टेम्परेचर में इजाफे की वजह से थर्मोकपल के जरिए से वो मॉनिटर कर सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट एक और एग्जांपल उसने दी है यहां पर, वो है जी ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। अब ये बड़ी कॉमन एग्जांपल है, कहता इन ऑल डे लॉन्ग whatever we do, whether we walk, whether we talk, or whether we do some amount of work, either it's physical or mental, we require energy, and this energy is provided by the food which we eat. तो जो फूड हम खाते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए हम डेली लाइफ में जो कोई भी है वो काम करते हैं, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म, तो उसके लिए वो लिखता है energy transforming processes within an organism are called मेटाबॉलिज्म। हम उसे क्या नाम देते हैं, मेटाबॉलिज्म का नाम दे देता है। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके पीछे। देखिए हम जब कोई भी काम करते हैं तो बेसिकली इस काम के करने की वजह से हमारी जो एनर्जी, जिसको हम इंटरनल एनर्जी का नाम दे सकते हैं इस वक्त, वो कम होती है। और इंटरनल एनर्जी के कम हो जाने की वजह से हम ये कहते हैं कि उसकी कंपनसेशन हमें कहाँ से करनी पड़ेगी। उसकी कंपनसेशन करने के लिए हमें फूड खाना पड़ेगा और फूड वो हमें नेसेसरी एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। कहता है ये एनर्जी सिर्फ हमारे काम के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सेल्स
जो हम कहते हैं कि एक सर्टेन टाइम के बाद डाई आउट हो जाएंगे, उनकी रिप्लेसमेंट करनी है, न्यू सेल्स बनने हैं, तो उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। तो ये सारी एनर्जी की जो एग्जांपल्स हैं, चाहे ये हमारे बाइसिकल पंप वाली हो, ये ह्यूमन मेटाबॉलिज्म की हो, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बिल्कुल अकॉर्डिंगली है कि इंटरनल एनर्जी में जब कभी भी चेंज आएगा तो वो इंटरनल एनर्जी में चेंज ऐसे भी आ सकता है कि हीट सिस्टम में ऐड हुई है या हीट सिस्टम से बाहर निकली है, या आपने सिस्टम पर कोई वर्क किया या वर्क सिस्टम ने कोई की है। तो बेसिकली इसलिए हमें इन जो फ्लो चार्ट कह रहे हैं या हमें सिस्टमैटिक को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए। तो ये हमारे पास स्टूडेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एक ग्लिम्स है जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है, वो एग्जांपल भी हम साथ ही कर रहे थे, वो हमारे कल कल टॉपिक से भी रिलेट करती है कि वर्क एंड हीट, कि जब कभी भी आप सिस्टम को कोई हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो कोई वर्क करता है, या वर्क ऑन द सिस्टम अगर हम करें तो हम हीट जो है वो सिस्टम में से किस तरह से एक्सपेल होती है या बाहर निकलती है वो देख सकते हैं। तो इस एग्जांपल की स्टेटमेंट देख लेते हैं। एग्जांपल की स्टेटमेंट है गैस इज इनक्लोज्ड इन एन कंटेनर fitted with a piston of cross sectional area 0.10 meter square। area of the cross section of the piston हमें given है और वो कितना है 0.10 मीटर स्क्वायर। तो एरिया चूंकि गिवन है तो हमारा ये जो डेटा है 0.10 मीटर स्क्वायर एरिया गिवन है हमें। और उसके बाद वो ये कहता है द प्रेशर ऑफ द गैस इज मेंटेन्ड एट 8000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जो प्रेशर है दैट हैव टू केप्ट कांस्टेंट at a value of 8000 Newton per meter square। ठीक हो गया स्टूडेंट। when heat is slowly transferred the piston is pushed up through a distance of 4 centimeter। जब हीट को स्लोली ट्रांसफर किया जाता है, ये वर्ड स्लोली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम जब ये पढ़ेंगे प्रोसेस इज डिफरेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया या एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया, तो उसमें शायद हम इसका जिक्र करें। तो हम कहते हैं हीट को स्लोली ऐड करना है, ठीक है जी। और हम इसकी वजह से क्या होगा कि पिस्टन इज पुश थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, पिस्टन को मूव करना पड़ेगा डी डिस्टेंस के लिए, कल जैसे हमने पढ़ा था डेल्टा वाई, वो 4 सेंटीमीटर गिवन है जिसको हम लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁻² मीटर। और इसके बाद वो कहता है कि 42 जूल हीट इज ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम ड्यूरिंग द एक्सपेंशन, यानी कि सिस्टम अगर एक्सपैंड कर रहा है और आपने जो हीट प्रोवाइड की है वो कितनी है जी 42 जूल। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में कितना चेंज आएगा। तो स्टूडेंट अभी मैं आप लोगों को बता गया कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आता है डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। हम इसी के अकॉर्डिंगली ये फाइंड आउट भी करेंगे डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। लेकिन मसला ये है कि हमें हीट इनपुट है, ये तो पॉजिटिव है, हीट इनपुट ये देखें ये कन्वेंशन है ना, तो इसके अकॉर्डिंगली हमें इसे पॉजिटिव कंसीडर करना पड़ेगा। माइनस वर्क, तो वर्क का जब तक हमें पता ही नहीं होगा हम डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो वर्क फाइंड आउट करने के लिए हम कल वाला जो टॉपिक है जो हमने डिस्कस किया है उसमें हमने पढ़ा था कि वर्क इक्वल्स टू पी इनटू डेल्टा वी। अब यहां पे अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं तो हमारे पास इसी को हम वॉल्यूम को हमने कैसे लिखा था, एरिया इनटू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पिस्टन। तो यहां हमें समझना आसान हो जाएगा। प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट कितनी 8000, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन 0.10 मीटर स्क्वायर, डेल्टा वाई जो पिस्टन ने अपवर्ड मूवमेंट की वो कितनी थी 4 सेंटीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁻² मीटर। सिंपलीफाई करते हैं तो स्टूडेंट हमारे पास जो रिजल्ट आ जाता है वो आ जाता है 32 जूल वर्क की वैल्यू आ जाती है। यही वर्क की वैल्यू अगर हम यहां पर पुट कर दें स्टूडेंट तो हम बड़ी आसानी से ये मालूम कर सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो आएगा डेल्टा यू दैट विल बी इक्वल्स टू 10 जूल। तो सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आया आपके सामने 10 जूल आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट।
अब इसके साथ हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंट जो प्रोसेसेस हम पढ़ते हैं जिनमें आइसोथर्मल प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो वो क्या है हम उनको भी देख लेते हैं। जी स्टूडेंट, अगर हम अब उस प्रोसेसेस की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है। लफ्ज आइसो का मतलब हमें पता है क्या है, सेम। थर्म का मतलब हमें पता है हीट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कहते हैं सेम टेम्परेचर पर वर्क कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं सच अ प्रोसेस in which temperature of system remains constant is called आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक हो गया। सेम टेम्परेचर पर जो प्रोसेस हो रहा होता है तो हम कहते हैं टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। अब स्टूडेंट हमने ये बात पढ़ी है कि हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में वर्किंग सब्सटेंस होती है वो आइडियल गैस होती है। और अगर हम किसी आइडियल गैस की बात करें तो जो उसके मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हम कहते हैं जीरो होती है। क्यों? क्योंकि हम ये बात पढ़ चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो टेम्परेचर होता है वो डिफाइन करता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। की बात हम पढ़ चुके हैं। तो अगर हम ये कहते हैं कि हम किसी भी सिस्टम में अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो इट्स मीन कि उसकी इंटरनल एनर्जी में फिर कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा तो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की क्या फॉर्म बन जाएगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हमने पढ़ा स्टूडेंट, Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये जीरो के बराबर होगी। क्यों चेंज नहीं आएगा? सवाल ये, क्योंकि हम ये बात पढ़ चुके हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। और इंटरनल एनर्जी वाले टॉपिक में बड़ी डिटेल में हमने इसे डिस्कस किया था कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस हम कंसीडर करते हैं जीरो, तो टेम्परेचर एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल, और हमारे पास इंटरनल एनर्जी भी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल। और अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो हमारे पास इसका मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, और अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं हो रही, और चेंज नहीं हो रही तो डेल्टा यू फिर किसके इक्वल होगा? ऑटोमेटिकली जीरो के इक्वल होगा। और हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो स्टेटमेंट बन जाएगी उसको अगर देखें तो Q इक्वल्स टू W, यानी कि उस वक्त आप सिस्टम को जो भी हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसकी वजह से कोई ना कोई वर्क हो जाएगा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम ये कहते हैं इस चीज को समझने के लिए, हम ये कहते हैं सपोज करें कि हमारे पास ये कोई भी एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में हमारे पास ये जी पिस्टन है। ठीक हो गया, ये इसके अंदर कोई भी गैस इंक्लोज है। और अगर हम इसको इस तरह से समझ लें कि हमारे पास अगर कोई भी हीट इस सिस्टम में ऐड की जाती है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हीट ऐड अगर करेंगे तो जाहिर सी बात है इंटरनल एनर्जी तो चेंज होगी ना स्टूडेंट। और अगर इंटरनल एनर्जी चेंज होगी तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर टेम्परेचर को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। तो कहते फिर क्या होगा, फिर हमें इस तरह से करना पड़ता है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ द हीट हम प्रोवाइड करते हैं वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी उस वर्क में, यानी कि पिस्टन को ऊपर मूव करने के लिए जो वो वर्क करेगी उसमें कन्वर्ट हो जाएगी ऐसे। ठीक हो गया, यहाँ ये हमारा रिजल्ट है। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी हमने चेंज नहीं होने देनी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखना है। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस। इस प्रोसेस में फिर हम ये कहते हैं कि हमारे पास क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये बॉयल्स लॉ की फॉर्म बन जाएगी।
तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट हम ये बात पढ़ चुके हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम होता है दैट विल रिमेन कांस्टेंट, और अगर वो कांस्टेंट रहेगा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रेशर वेरीज इनवर्सली विद द वॉल्यूम। ये भी हमारे पास एक फॉर्म है इसी बॉयल्स लॉ की, जिसमें बेसिकली हमारी कंडीशन क्या होती है कि टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब स्टूडेंट अगर हम इसका एक ग्राफ बनाएं, ठीक है ना जी, तो हम उस ग्राफ में बड़ी आसानी से ये बात समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास ये ग्राफ है बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर, तो हम कहते हैं ये हमारा सिस्टम जो था इस कंडीशन पे या इस पॉइंट पे था और वो अब यहां पर आ चुका है, तो हम ये कहते हैं कि यहां पर इसका जो प्रेशर था वो P1 था और उसी पॉइंट पर जो उसका वॉल्यूम था वो V1 था। और अगर वो सिस्टम एक्सपैंड करता है यानी कि उसके वॉल्यूम में इजाफा होता है तो वो V1 से V2 पे आ जाता है, वॉल्यूम में चेंज आ गया। अब अगर वॉल्यूम बड़ा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखिए ना, अगर वॉल्यूम बड़ा है तो प्रेशर को कम होना पड़ेगा ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। तो हम कहते हैं कि वॉल्यूम के बढ़ जाने से बेसिकली प्रेशर में कमी आएगी और आपका जो प्रेशर है वो P1 से कहां पर हो जाएगा, P2 पर आ जाएगा। स्टूडेंट इस पॉइंट को अगर आप देखें, ये वो हमारा प्रेशर है P2, तो प्रेशर में कमी आ गई ना, वॉल्यूम के बढ़ जाने से प्रेशर में कमी आ गई। ठीक हो गया स्टूडेंट? ये इसलिए होता है क्योंकि P और V के प्रोडक्ट को कांस्टेंट रहना होता है। वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है? वॉल्यूम इसलिए बढ़ रहा है कि वो जो हीट आपने प्रोवाइड की थी ना स्टूडेंट, उस हीट एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए सिस्टम वर्क परफॉर्म करता है, पिस्टन अपवर्ड मूव करता है, और जब वो वर्क करता है तो Q इज इक्वल टू W वाली हमारी ये फॉर्म बन जाती है। और कहते हैं कि इस ग्राफ को जो आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही होती है उसे हम नाम देते हैं आइसोथर्म का। तो ये आइसोथर्म यहाँ पर लिखा भी हुआ है आपकी बुक में, ग्राफ के ऊपर भी लिखा हुआ है, तो हम इसको इस्तेमाल इसलिए करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रोसेस की, तो वो हमारा जो प्रोसेस है दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को आइसोथर्मल की एक और बात बता दूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने एग्जांपल में भी इस्तेमाल की थी, कि जब हम सिस्टम, मिसाल के तौर पर उसने वर्ड लिखा हुआ कि अगर सिस्टम जो है वो कोई वर्क करता है तो उसके वर्क करने की वजह से सिस्टम की एनर्जी में कमी आ जाएगी, और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में अगर कमी आ जाएगी तो इट्स मीन का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। टेम्परेचर चेंज तो नहीं होने देना हमने, तो फिर हमने हीट प्रोवाइड करनी है, यानी कि सिस्टम की जितनी इंटरनल एनर्जी में कमी आनी है उतनी हमने खुद प्रोवाइड कर देनी है। और ये प्रोसेस बहुत, हम कहते हैं, स्लो पेस पे चल रहा होता है, क्योंकि हीट को एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो करने के लिए टाइम तो रिक्वायर होता है ना स्टूडेंट। तो वो जो टाइम है उस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट अहमियत दी जाती है ताकि हम उसको जान लें कि ये प्रोसेस थ्रू आउट ऐसे चलेगा कि उसमें टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और ये कंप्रेशन या एक्सपेंशन जो होगी हम स्लोली परफॉर्म करेंगे, इसलिए स्लोली परफॉर्म करेंगे ताकि सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में चेंज ना आ सके और वो कांस्टेंट रहे, और उसको डेल्टा यू को हम कंसीडर कर लेंगे वो 0 के बराबर है। और इसके बाद स्टूडेंट अगर हम बात करें एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो हम कहते हैं सच अ प्रोसेस in which no heat enters or leave the system। ना तो सिस्टम के अंदर कोई हीट एंटर होती है और ना सिस्टम में से बाहर निकलती। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके लिहाज से हम ये कहते हैं कि Q इट्स मीन कि 0 है। Q 0 से मुराद कि नो हीट is adding up to the system and no heat is being removed from the system and expelled from the system। तो हम कहते हैं Q equals to 0। और अगर Q 0 हो जाएगा तो स्टूडेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट के मुताबिक जो हमने मैथमेटिकल फॉर्म बनाई थी Q equals to डेल्टा U plus W, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि Q अगर 0 हो जाएगा तो 0 equals to डेल्टा U plus W। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे लिए दो सिनेरियोज बन जाते हैं। वो दो सिनेरियोज क्या हैं? पहला सिनेरियो तो ये है
कि हमारे पास अगर मैं ये लिखूं कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, और दूसरा सिनेरियो मैं यहां पर लिखता हूं कि डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू, तो ये दोनों सिनेरियोस बन सकते हैं ना, कि एक केस में आप डेल्टा यू को इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू लिख सकते हैं, दूसरे में डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू लिख सकते हैं। स्टूडेंट वर्क नेगेटिव, हमने ये सिग्माटिक पढ़ी थी, वर्क नेगेटिव कब होता है? वर्क नेगेटिव तब होता है जब हम सिस्टम पर कोई काम करते हैं बाय द सराउंडिंग्स, यानी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम। यहां पे वर्क ऑन द सिस्टम हो रहा है, तो वर्क ऑन द सिस्टम हो रहा होगा तो कंप्रेशन होगी ना स्टूडेंट, और अगर कंप्रेशन होगी तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास वॉल्यूम में कमी आएगी और इंटरनल एनर्जी में फिर इजाफा हो जाएगा, टेम्परेचर में इजाफा हो जाएगा। तो यहां से हमारा कॉन्सेप्ट ये बनता है कि इंटरनल एनर्जी में जो इजाफा हो जाता है, यानी कि फाइनल इंटरनल एनर्जी इनिशियल इंटरनल एनर्जी से ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारे पास ये डेल्टा यू की वैल्यू फिर क्या होगी? प्लस होगी। और इस प्रोसेस को हम स्टूडेंट नाम देते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक हो गया? और मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि ये जो W इक्वल्स टू, हम कहते हैं ना कि ये नेगेटिव है, ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, जिसकी वजह से कंप्रेशन हुई, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी में इजाफा हो गया। ठीक हो गया ना स्टूडेंट? हमारे पास इसके बाद जो दूसरा सिनेरियो है कि वर्क इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू, अब ये वर्क पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है? ये वर्क किसने परफॉर्म किया? वर्क डन बाय द सिस्टम। और सिस्टम स्टूडेंट जब वर्क करेगा तो एक्सपेंशन नहीं होगी। अगर हम इसी की बात करें कि ये गैस अगर वर्क करेगी तो एक्सपेंशन होगी, और अगर एक्सपेंशन होगी तो पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा, और अगर पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा तो इंटरनल एनर्जी में कमी नहीं आ जाएगी, और अगर इंटरनल एनर्जी में कमी आ जाएगी तो फाइनल क्योंकि इनिशियल से कम होगी, तो हमारे पास आंसर माइनस में आ जाएगा। तो इस सिनेरियो को हम लिखते हैं कि ये हमारे पास क्या है? फिर ये हमारे पास हो जाती है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो स्टूडेंट ये हमारे दो सिनेरियोस बनते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में। एडियाबैटिक कंप्रेशन कब होती है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन कब होती है, ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने लाजमी कंसीडर करना। इसी तरह से अगर हम बात करें हमारे पास के इसकी फिर एग्जांपल्स कौन सी हैं, अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो कहता है हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में ये पढ़ा था कि जो भी प्रोसेस होना है या जो भी चेंज आनी है, थर्मोडायनेमिक चेंज आनी है, वो बहुत स्लो आनी चाहिए ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, लेकिन यहां पर हम ये कहते हैं वो बहुत रैपिडली आनी चाहिए। ठीक हो गया ना? तो हम कहते हैं कि जब कभी भी हमारे पास कोई प्रोसेस बहुत जल्दी से हो जाता है, जैसे उसने एग्जांपल में लिखा है रैपिड एस्केप ऑफ एयर, रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम बर्स्ट टायर, कि एक टायर के फट जाने की वजह से या एक बलून के फट जाने की वजह से उसकी जो एयर उसके अंदर ट्रैप हुई होती है उसका एस्केप हो जाना, और बहुत जल्दी एस्केप हो जाना, ये एक हमारे पास एग्जांपल है एडियाबैटिक प्रोसेस की। ठीक हो गया? और इसी तरह से उसने कहा कि जब हम, ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं, साउंड वेव्स जब प्रोपेगेट करती हैं एयर में से, तो जो कंप्रेशन या एक्सपेंशन होते हैं उसमें हम कहते हैं वो बहुत जल्दी होते हैं, ये बात हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 8 में। इसी तरह से वो ये कहता है कि क्लाउड फॉर्मेशन इन द स्काई, ये भी एग्जांपल है हमारे पास किसकी? एडियाबैटिक प्रोसेस की। तो जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है स्टूडेंट, उसकी अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म लिखे ना तो वो बन जाता है पी वी की पावर गैमा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट तो हमारे पास बॉयल्स लॉ की एक फॉर्म थी ना, लेकिन यहां पर पी वी की पावर गैमा। अब ये गैमा क्या है इसके बारे में हम बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे, हमने चैप्टर नंबर 8 में भी इसके बारे में डिस्कशन की थी कि ये रेशियो है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक हो गया स्टूडेंट? तो ये उसकी एक फॉर्म है, ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इसी पर बेस कर रहा है।
तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है। अब जैसे हमने यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ बनाया था, तो लाइकवाइज हम यहाँ पर भी प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ की अगर एग्जांपल दें तो मैं यहाँ पर इसी डायग्राम में ही बना दूंगा। तो उस केस में जो ग्राफ बनेगा वो थोड़ा सा इसके मुकाबले में हम कहते हैं कि ज्यादा बैंड हुआ होता है और उसको हम नाम देते हैं एडियाबैट। जो आइसोथर्मल प्रोसेस को कर्व रिप्रेजेंट करती है उसे आइसोथर्म बोलते हैं, और जो एडियाबैटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है उसे एडियाबैट बोलते हैं। तो ये हमारे पास एक उसी का एक कंपैरिजन है। तो ये रिजल्ट है स्टूडेंट हमारे इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुके होंगे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।